कभी सोचा है कि बाजार में चीजों की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं, या ये कि हम वो सब कुछ क्यों नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के पीछे के विज्ञान यानी अर्थशास्त्र की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है ना? कि हमारी ख्वाहिशें तो इतनी सारी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन सीमित क्यों हैं? अर्थशास्त्र असल में इसी बड़ी पहेली को सुलझाने का एक तरीका है। देखिए, उस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: दुर्लभता, यानी स्कैरसिटी। हमारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें तो अनंत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले साधन, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई भी संसाधन, वो सब सीमित हैं। और बस यहीं से अर्थशास्त्र का पूरा खेल शुरू होता है। तो इसका मतलब साफ है कि अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है। ये तो हमारे रोजमर्रा के फैसलों का विज्ञान है। सुबह उठकर ये तय करना कि अपना समय कैसे बिताएं, से लेकर किसी सरकार का ये तय करना कि टैक्स का पैसा कहाँ खर्च करें, ये सब अर्थशास्त्र ही तो है। इसको ऐसे सोचिए, जब भी हम किसी एक चीज को चुनते हैं तो हम अनजाने में ही किसी दूसरी चीज को छोड़ रहे होते हैं, और वो जो चीज हमने छोड़ दी उसकी भी एक कीमत होती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी को अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। चलिए, इसे एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं। एक ऑप्शन है कि इसे एक सेफ फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाए और 6 रुपए का पक्का ब्याज कमाया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि इन पैसों से एक छोटा बिजनेस शुरू किया जाए। अब जैसे ही बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया, वो 6 रुपए का पक्का रिटर्न छोड़ना पड़ा। यही 6 रुपए उस फैसले की अवसर लागत है, यानी वो सबसे अच्छा विकल्प जो छोड़ दिया गया। तो अब एक व्यक्ति के फैसले से आगे बढ़कर देखते हैं। जब लाखों लोग फैसले लेते हैं तो बाजार कैसे काम करता है? देखिए, बाजार का पूरा खेल दो ताकतवर शक्तियों पर टिका है। एक है मांग, यानी डिमांड, और दूसरी है आपूर्ति, यानी सप्लाई। ये तो हम सब महसूस करते हैं, है कि नहीं? जब अपनी पसंदीदा चीज पर सेल लगती है तो हम शायद एक के बजाय दो खरीद लेते हैं। यही है मांग का नियम। जैसे ही किसी चीज की कीमत कम होती है, उसकी मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है, लोग उसे कम खरीदते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी बेचने वाले के नजरिए से। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसे बनाने वाले ज्यादा बनाना और बेचना चाहेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। सोचिए, अगर बाजार में मक्के की कीमत अचानक बढ़ जाए तो किसान ज्यादा मक्का उगाने के बारे में सोचेगा। यही आपूर्ति का नियम है। तो वो जादुई पॉइंट कौन सा है जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों एक मत हो जाते हैं? उसे कहते हैं बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां जितनी चीजें बाजार में बिकने के लिए हैं, लोग ठीक उतनी ही चीजें उसी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। सब कुछ एकदम बैलेंस में। चलिए, अब एक बाजार से निकलकर पूरे देश के स्तर पर सोचते हैं। दुर्लभता की इस समस्या से निपटने के लिए हर देश एक सिस्टम बनाता है। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया में 3 तरह के आर्थिक सिस्टम चलते हैं। इन तीनों में मुख्य फर्क क्या है? पहला, उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है, प्राइवेट लोग या सरकार? दूसरा, सरकार का दखल कितना है? और तीसरा, अर्थव्यवस्था चलाने का मुख्य मकसद क्या है, मुनाफा कमाना या सामाजिक कल्याण? चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले पूंजीवाद, यानी कैपिटलिज्म। यहाँ गाड़ी चलती है मुनाफे और प्राइवेट ओनरशिप के इंजन से। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसके बड़े उदाहरण हैं। यह सिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी चुनौती है आय की असमानता। फिर आता है समाजवाद, यानी सोशलिज्म। यहाँ स्टीयरिंग व्हील सरकार के हाथ में होता है। लक्ष्य है समानता और सामाजिक भलाई। यहाँ सामाजिक कल्याण पर तो जोर होता है, लेकिन इसकी कीमत कभी-कभी लोगों की पसंद की आज़ादी पर भारी पड़ती है। और फिर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का एक रास्ता है। भारत जैसी दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं इसी मॉडल पर चलती हैं। यहाँ कोशिश ये रहती है कि प्राइवेट बिजनेस को भी बढ़ावा मिले और साथ ही सरकार जनता के लिए ज़रूरी सेवाएं भी सुनिश्चित करे। ठीक है, तो हमने सिस्टम तो समझ लिए। अब ये देखते हैं कि इन सिस्टम्स में जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हर चीज़ एक जैसी नहीं होती।
चीजों को मोटे तौर पर दो आधार पर बांटा जा सकता है। पहला है राइवल, मतलब अगर एक व्यक्ति किसी चीज को इस्तेमाल कर ले तो क्या वो दूसरे के लिए कम हो जाएगी, जैसे पिज्जा का स्लाइस। दूसरा है एक्सक्लूडेबल, यानी क्या लोगों को उसे इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है अगर वो पैसे न दे, जैसे सिनेमा का टिकट। इसी आधार पर 4 तरह की चीजें बनती है: प्राइवेट, पब्लिक, कॉमन और क्लब गुड्स। अब आते हैं अपनी इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर कोई देश अमीर कैसे बनता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था समय के साथ बड़ी कैसे होती है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में। पूंजी निर्माण सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। देश में उन चीजों को बढ़ाना जो और चीजें बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि नई फैक्ट्रियां, बेहतर मशीनें, अच्छी सड़कें और नई टेक्नोलॉजी। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान एक नया ट्रैक्टर खरीदता है। वो ट्रैक्टर ही पूंजी है और उसकी मदद से वो पहले से कई ज्यादा और तेजी से फसल उगा सकता है। और जब एक देश में पूंजी बढ़ती है तो सोचिए क्या होता है। उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, मजदूर ज्यादा कुशल हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और देश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल है जो लंबे समय में किसी भी देश को तरक्की की ओर ले जाता है। और यहीं हम आज की बातचीत को इस बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। पूंजीवाद ने दुनिया में बेशुमार दौलत तो बनाई है, लेकिन अक्सर इसकी कीमत बढ़ती हुई असमानता से चुकानी पड़ी है। तो सवाल ये है कि क्या मुनाफे का मकसद और सबका विकास, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्री और नेता ढूंढ रहे हैं।